अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है सभी का अगेन YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास बेस्ड है टाइम्स ऑफ इंडिया के इस प्यारे से एडिटोरियल पे, फेथ इज ट्रेडिशनल एंड येट इट मूव्स। आर्टिकल लिखा गया है कि कैसे कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिव समाज भी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव विचारों को अपनाते हैं। जैसे अभी अभी रोमन कैथोलिक चर्च ने सेम सेक्स मैरिजेस को, गे और लेस्बियन मैरिजेस को सैंक्टिफाई किया है, सैंक्शन किया है। तो चलिए, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, सोशल थीम के ऊपर बेस्ड है और ये आपका आज का क्विज। जो भी आप आर्टिकल में सीखते हैं, क्लास के लास्ट में क्विज पे आपको अप्लाई करना होता है। क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर टाइप के, 11 में से 9, 10, 11 आपको मार्क्स मिलने चाहिए। दैट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव। क्विज को क्लास के लास्ट में देखेंगे, अभी क्लास पे फोकस करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी, फेथ इज ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स, जो रूढ़िवादी हो, जो चलता आ रहा हो। और फेथ का मतलब होता है भरोसा। कह रहा है जो फेथ है, या यूँ कह दें जो रिलीजन है, विश्वास है, रिलीजन, विश्वास और भरोसा जो होता है वो ट्रेडिशनल होता है, हमेशा रूढ़िवादी होता है। रिलीजन कहाँ बदलते हैं, 2-2, 3-3 हज़ार साल पुराने रिलीजन जो हैं आज भी चल रहे हैं, है ना। कह रहा है लेकिन येट फिर भी इट मूव्स जो है एक लेजेंडरी फ्रेज है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। ये फ्रेज दिया था गैलीलियो ने जब चर्च के सामने खड़े होकर बोला कि मुझे चर्च की हर बात पे विश्वास है, लेकिन मैं एक चीज़ पे विश्वास नहीं करता हूँ, भरोसा नहीं करता हूँ कि अर्थ अपनी जगह पे खड़ी है। वो कह रहा है जी सब कुछ ठीक है, लेकिन इट यानी कि अर्थ जो है, इट मूव्स अराउंड द सन, ये सन के यानी सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो वो गैलीलियो की जो स्टेटमेंट थी ना, 16वीं सेंचुरी की, 17वीं सदी की, वो स्टेटमेंट आज भी बड़ी मशहूर है जब भी पुरानी रूढ़ियों को तोड़ना हो। समझ पाए कॉन्टेक्स्ट को। तो धर्म भले ही पुराना हो, रूढ़िवादी हो, लेकिन चीज़ें सब बदलती हैं, इट मूव्स। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। आर्टिकल की थीम थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसा आप रोज पढ़ते हो ना उससे अलग लगेगा आपको। कह रहा है द पोप्स डिसीजन emphasizing a more expansive definition of a couple reflects a gradualist approach to reforms। कह रहा है जो पोप साहब का डिसीजन है, और कैसा डिसीजन, इम्फेसाइज करते हुए एक और एक्सपेंसिव डेफिनेशन को, डेफिनेशन यानी परिभाषा, एक्सपेंसिव मतलब बड़ी, जिसका एक्सपांस, विस्तार बहुत बड़ा हो। पोप का डिसीजन जो कि इम्फेसाइज करता है या जोर देता है एक बड़ी परिभाषा पे किसी भी कपल की, वो डिसीजन रिफ्लेक्ट करता है, इंडिकेट करता है, इशारा करता है, पॉइंट टुवर्ड्स करता है एक ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच की तरफ। देखिए, ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच को बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। कोई बड़ा काम करना हो, छक्का मारना हो आपको, तो अचानक से छक्का मत मारो, पहले एक रन लो, सिंगल लो, फिर डबल्स लेने की कोशिश करो, बीच बीच में कहीं मौका मिले तो चौका लगा दो, अचानक से फिर छक्का मारो। तो इसको बोलते हैं ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच। एक बार में कुछ बड़ा नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में। तो ये डिसीजन भी स्टेप बाय स्टेप मैनर की अप्रोच को बताता है, जो है रिफॉर्म्स की, यानी सुधारों की। समाज में जब भी सुधार लाने होते हैं तो अचानक से छक्का नहीं मारा जाता, क्योंकि समाज पूरा इकट्ठा हो जाएगा आपके सामने। ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच अपनाओ, धीरे धीरे सुधार लाओ, हल्का हल्का लाओगे तो धीमे धीमे बड़ा आप रिफॉर्म कर पाओगे। डिसीजन सब्जेक्ट है, रिफ्लेक्ट्स इसकी वर्ब है, इम्फेसाइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिसीजन के लिए आया है। वो डिसीजन जो इम्फेसाइज करता है, जो जोर डालता है, बीच में कोमा एक्चुअली आना नहीं चाहिए, डिसीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ एडजेक्टिव बिना कोमा के लगना चाहिए। एक्सपेंसिव मैंने आपको बता दिया, जिसका एक्सपेंस या एरिया बहुत बड़ा हो, जो विस्तार में बड़ा हो, एक्सपेंसिव। अब कुछ बच्चे इस वर्ड को एक्सपेंसिव वर्ड से कंफ्यूज करते हैं। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, कॉस्टली। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड अपने पास, एक्सऑर्बिटेंट। ठीक है, एडवांस वर्ड है ये, महंगी चीज़ के लिए। तो एक्सपेंसिव और एक्सपांसिव दो अलग अलग वर्ड्स हैं, यहाँ ए लगा हुआ है, यहाँ ई लगा हुआ है, दोनों का मीनिंग जो है डिफरेंट है। ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच मैंने आपको बता दी, जिसमें ग्रेजुअल कुछ किसी काम को करेंगे, धीमे धीमे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैनर में होगा, या प्रोग्रेसिव जो है काम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कैब पे थोड़ा सा आपको आज जो है ना चैलेंजिंग फील होगी वो कैब, लेकिन अच्छी बात है, जितना चैलेंज फील करोगे उतना आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प होगी। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की।
चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप। चलिए वो कैप शीट अपनी आज की शुरू करेंगे स्वे से। 5 वर्ड्स हैं अपने पास। स्वे का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या क्लाउड, आपका प्रभाव या आपका दबदबा। द कंपनीज यूज देयर स्वे टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी। कंपनीज ने अपने दबदबे का इस्तेमाल किया, स्वे या इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया, ताकि वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर दे, सरकार की नीतियों को प्रभावित करें। ठीक है, दबदबे के लिए सारे सिनोनिम्स हैं। हेफ्ट एक एडवांस वर्ड है, बहुत बार आता है। आज आप स्वे नाम के वर्ड को वर्ब फॉर्म में यूज होता हुआ देखेंगे। स्वे एक वर्ब भी है, स्वे एक नाउन भी है। नाउन फॉर्म में मतलब है दबदबा, वर्ब फॉर्म में मतलब है दबदबा लगाना, है ना, प्रभावित करना। तो वर्ब फॉर्म को आज आप यूज होता हुआ देखेंगे। अगला जो वर्ड है अपने पास वो है कॉर्नर स्टोन। याद करना बहुत आसान है। अपने घर को देखो, चारों जो आपके पिलर्स हैं घर के, 4 कोने जो हैं, उनके नीचे बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, नींव में। और वो चारों पत्थरों पे या चारों पिलर्स पे ही घर टिका हुआ है। कोई भी इमारत जो होती है ना, उसके जितने कॉर्नर्स होंगे, उन कॉर्नर्स के जो स्टोन है, इमारत उन्हीं पे टिकी होती है। तो कॉर्नर स्टोन का मतलब हुआ नींव या फाउंडेशन। हार्डवर्क इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस। मेहनत ही सफलता का आधार है, कॉर्नर स्टोन या फाउंडेशन है। कॉर्नर स्टोन को इन सभी वर्ड से बताया जाता है। मेन स्टे, बेड रॉक, लिंच पिन। आज आप इस मेन स्टे नाम के वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। ये लिंच पिन वर्ड बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है, वन वर्ड है। अगर आपने कभी पहिया को ध्यान से देखा हो तो उसके बीच में एक एंगल रहती है या पिन रहती है जिस पे पहिया घूमता है। अगर पिन को निकाल दें तो पहिया व्हीकल से अलग हो जाएगा, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से, कार से अलग हो जाएगा। तो ये जो पिन होती है, इसी को लिंच पिन बोलते हैं। समझ पाए आप? किसी भी प्रोसेस का जो आधार होता है, पहिए के घूमने की प्रोसेस का आधार है लिंच पिन। वैसे किसी भी एक्टिविटी का जो बेस होता है ना, उसको बोलते हैं उसका लिंच पिन। जैसे करेंसी जो है, इकोनॉमी जो है, वो लिंच पिन है पूरी अर्थव्यवस्था का। पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया हमारी करेंसी पे, रुपया पे चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड फॉर्म करना, सेंटेंस फॉर्म करना सीखें। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगला वर्ड है जी इलेबोरेट। इलेबोरेट एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है, एक एडजेक्टिव भी है। वर्ब फॉर्म में इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में बताना, जैसे मैं आपको ये सारे वर्ड्स बता रहा हूँ। और एडजेक्टिव फॉर्म में इलेबोरेट का मतलब होता है वेरी डिटेल्ड, वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। दोनों ही तरीके से एक ही वर्ड को मैं यूज़ करके दिखाता हूँ सिंगल सेंटेंस में। महात्मा गांधी या एम के गांधी हैज़ इलेबोरेटेड ऑन हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस इन हिज इलेबोरेट ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। महात्मा गांधी ने इलेबोरेट किया है अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को, डिटेल में बताया है अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को। इलेबोरेट करना, डिटेल में बताना। और किसमें? अपनी डिटेल्ड ऑटोबायोग्राफी में, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जीवन कथा में, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। समझ पाए? तो इलेबोरेट जब भी किसी चीज़ को करते हैं, डिटेल में बताते हैं। ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल इसके बाद ऑप्शनल होता है। लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ। आज आप इस वर्ड को, इलेबोरेटेड को, यानी वर्ब को आर्टिकल में यूज होता हुआ देखेंगे। अच्छा, एक वैसे ही आपसे एक सवाल है। सेंटेंस में एक एरर है टेंस की। इस सेंटेंस में एक एरर है टेंस की, क्या बता सकते हो क्या मुझे? अच्छा, जिन बच्चों को आती हो कमेंट्स में डालो। पहले पूरी वोकैब करवाऊंगा, फिर वो एरर आपको समझाता हूँ। ठीक है, देख लो, इसमें एक एरर मिलेगी आपको। अगला वर्ड है अपना स्कैंडल। स्कैंडल होती है कंट्रोवर्सी, एक डिसग्रेसफुल इवेंट। कोई बड़ा गलत काम हो जाता है, जब सबको पता लगता है तो वो स्कैंडल कहलाता है। सुना होगा आपने, स्कैंडल बहुत सारे हुए हैं देश में, है ना। बोफोर्स स्कैंडल था, वो भी एक स्कैंडल था। चारा घोटाला भी एक स्कैंडल था। द स्कैंडल कोज्ड अक्यूट इग्नोमिनी फॉर द पॉलिटिकल आउटफिट। स्कैंडल ने कोज किया बहुत ज़्यादा इग्नोमिनी को, एम्बेरसमेंट को, है ना। इग्नोमिनी होती है एक्सट्रीम एम्बेरसमेंट, बहुत ज़्यादा शर्म की बात। तो बहुत ज़्यादा शर्म की बात को कोज किया इस पूरे पॉलिटिकल आउटफिट के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए। स्कैंडल को टर्पिट्यूड भी बोलते हैं। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है स्कैंडलस और एडवर्ब फॉर्म है स्कैंडलसली।
ठीक है, तो स्कैंडल, स्कैंडलस, स्कैंडल्सली, तीनों फॉर्म्स को सही वक्त पे सही जगह पे यूज़ करना सीखें। एडजेक्टिव आएगा नाउन के लिए, एडवर्ब आएगी वर्ब या एडजेक्टिव के लिए, और नाउन आएगा किसी वर्ब के लिए, है ना। चलिए लास्ट वर्ड है सैंक्टिफाई। देखिए सैंक्टिफाई वर्ड के दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है किसी चीज़ को अप्रूव करना, सैंक्शन करना, जस्टिफाई करना। मान लीजिए सरकार ने सभी किसानों के लिए 5,000 रुपये महीने की एक सब्सिडी मान लो अप्रूव कर दी, है ना, या सैंक्शन कर दी, तो आप बोल सकते हैं द गवर्नमेंट हैज़ सैंक्टिफाइड अ 5,000 रुपी पर मंथ सब्सिडी फॉर ईच फार्मर इन द कंट्री। ठीक है, तो अप्रूव करने के लिए बोलते हैं। दूसरा इसका मीनिंग क्या है जी, किसी चीज़ को प्योरीफाई या होली बनाना, किसी चीज़ का शुद्धिकरण करना या उसको पवित्र बनाना। और एक्चुअल में जो अप्रूवल वाला मीनिंग है ये यहीं से निकला है। सैंक्टिफाई किया जाता है चर्च के द्वारा, टेम्पल के द्वारा, मॉस्क के द्वारा, सिनेगॉग के द्वारा। जितने भी धार्मिक स्थान हैं उन पे जो बड़े गुरु बैठे, धर्म गुरु, जब वो किसी चीज़ को अप्रूव करते हैं वहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता था। लेकिन आज का सैंक्टिफाई वर्ड हर जगह यूज़ हो जाता है जहाँ भी अप्रूवल या सैंक्शन की बात हो। तो धर्म गुरु जब किसी चीज़ को होली या पवित्र बनाते हैं ना, उस चीज़ को कह देते हैं कि ये ठीक है, तो वो सैंक्टिफाई कर देते हैं। पॉलीगमी इज़ नॉट लीगली सैंक्टिफाइड इन मोस्ट प्रोग्रेसिव सोसाइटी। बहुविवाह, पॉलीगमी समझते होंगे आप, एक आदमी 4 औरतें या एक औरत 3-4 आदमी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बहुविवाह जो है कानूनी तौर पे अप्रूव्ड नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है ज़्यादातर प्रोग्रेसिव सोसाइटी में। रिग्रेसिव सोसाइटी में तो आज भी ये बहुविवाह कर सकते हो आप, है ना, 3-4 औरतें ले आओ, शादी कर लो सबसे। प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में आपको पॉलीगमी कम मिलेगी। चलिए कंसीक्रेट इसका एक कॉमन सिनोनिम है, हालांकि आर्टिकल में नहीं आया, फिर किसी दिन बताएंगे आपको ये। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपसे पूछा था, पहले तो मुझे बड़ी खुशी होगी जो बच्चा बता देगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। टेंस की एरर है, और एरर ये है कि यहाँ पे परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी लिखने का काम अब हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि महात्मा गांधी अब जिंदा नहीं है भाई। जो आदमी जा चुका है, ख़त्म हो चुका है, स्वर्गवासी हो चुका है, जब वो ऑटोबायोग्राफी अब लिख ही नहीं सकता तो आप परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तभी होगा जब प्रेजेंट में उसका कुछ लेना देना हो, पास्ट की एडवर्ब दे दी गई हो, या किसी ऐसे आदमी का काम बताया गया हो जो आदमी स्वर्ग सिधार चुका है। स्वर्गवासी आदमियों के लिए आप परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल ना करें। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़े। मान लीजिए यहाँ पे चेतन भगत होता, चेतन भगत ने अभी तक ना भी लिखी होती, कल लिख दें तो हैज़ इलेबोरेटेड या हैज़ नॉट इलेबोरेटेड कुछ भी आप लिख सकते थे, चेतन भगत अभी जिंदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की वोकैब आपने देख ली, अब आ जाओ इसके समरी पे। समरी ये है कि मैंने आपको जैसे बताया, कैथोलिक चर्च जो हैं उनके पोप ने बोला है कि कंजर्वेटिव ज़रूर है हमारा समाज, लेकिन फिर भी गे मैरिजेस को, लेस्बियन मैरिजेस को हम गलत नहीं मानते हैं। हम उनको अप्रूव तो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है आप चर्च में आकर के गे शादी कर लो, है ना, लेस्बियन होकर के शादी कर लो, लेकिन हम आपको गलत नहीं मानेंगे। आप कहीं और से शादी करके आ जाओ, हम आपको चर्च में कपल की तरह ट्रीट करेंगे। हमारा आर्टिकल कह रहा है यही तो ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच होती है। अचानक से रातों रात जो है ना गोली नहीं चलती। पहले सबको इनको कपल मानोगे, फिर धीरे धीरे इनकी शादी होनी भी शुरू हो जाएगी। हर समाज में ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच अपनाना ज़रूरी है। झटके से कोई रिफॉर्म नहीं आता, समाज के अंदर से ही आता है और धीमे धीमे आता है। एग्जाम्पल्स देगा आपको हिंदुज़म के भी कई, कैसे हमने सती को बंद किया, कैसे हमने विडो मैरिज को फिर से अपनाया। तो ये सब चीज़ें भी ग्रेजुअलिस्ट तरीके से हुई थी, और यही नीति जो है विधि का विधान है। आज के आर्टिकल की टोन एनालाइजिंग ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच को एनालाइज कर रहा है और इसको अपलोड भी कर रहा है, प्रेज भी कर रहा है। यही अप्रोच है ज़िंदगी में आपको जो अपनानी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैनर में कोई काम करो, रातों रात कुछ नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। रिलीजन्स लाइक द ब्रिटिश मोनार्की एंड क्लब रूल्स आर पॉपुलर because they provide a structured institutional sanctuary for traditions and conventions that do not get swayed by the latest fad in town। कह रहे जो धर्म है, रिलीजन्स हैं या यकीन है, देखो फेथ और रिलीजन एक ही बात है। मैं हिंदुइज्म फेथ से हूँ, आप इस्लाम फेथ से हैं, कोई दूसरा आदमी क्रिश्चियनिटी फेथ से हो सकता है या रिलीजन से हो सकता है। कह रहा है जो यकीन है ना, विश्वास है या फेथ है, जैसे कि ब्रिटिश मोनार्की है। ब्रिटिश मोनार्की क्या है? कहने को आज भी ब्रिटेन को, यूके को वहाँ की रानी चलाती है। रानी तो चली गई है ना, तो प्रिंस चार्ल्स आ गए। मोनार्क बैठा है वहाँ पे, एक राजा बैठा है। मोनार्क मतलब एक राजा। कह रहा कोई भी रिलीजन हो, चाहे ब्रिटिश मोनार्की हो, चाहे कोई क्लब हो, उसके रूल्स हों,
आप फलाने क्लब में गए, वहाँ पे आपके पास रूल्स बने हुए हैं, इतने बजे आओगे, इतने बजे जाओगे, इतनी फीस है जी, ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं करने। कह रहा है ऐसे कोई भी फेथ हो, वो पॉपुलर इसलिए होते हैं, वो सब जगह इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है पनाह, स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है बुनियादी, और इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है जिसमें एक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो, जिसमें एक पूरा सिस्टम बना हो। तो वो एक सिस्टमैटिक बुनियादी आपको पनाह देते हैं, और किसके लिए? ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस के लिए, परंपराओं और रूढ़ियों के लिए। आई बात समझ में? तो कोई काम अगर आपको करना है और रोज़ करना है और सबके सामने करना है, तो आप उसको अपने रिलीजन का पार्ट बना लो और बोल दो मेरे धर्म में ऐसा लिखा हुआ, मैं तो ये करता हूँ। तो रिलीजन्स इसीलिए पॉपुलर होते हैं, आपको बहाना देते हैं वो किसी काम को सही तरीके से रोज़ करने का। अब कह रहा है ये जो वही कन्वेंशंस और ट्रेडिशंस होंगे जो कि स्वेड नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे लेटेस्ट फैड के द्वारा जो टाउन में आता है। देखिए, लेटेस्ट फैड इन टाउन का मतलब है नया ट्रेंड। फैड क्या होता है? ट्रेंड, नया फैशन। आजकल ट्रेंड जो मतलब कोई फैड चल रहा है कि कोई टिकटॉक पे है, कोई यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम में रील्स देख रहा है, ये फैड ही है ना। तो ये जो नए नए रुझान या ट्रेंड्स आते हैं उनसे हमारे कन्वेंशन प्रभावित नहीं होंगे अगर वो किसी रिलीजन से बंधे होंगे। समझ में आ गया सेंटेंस? रिलीजन्स की वर्ब है आर, दे आया रिलीजन्स के लिए, वर्ब है प्रोवाइड। मोनार्की मैंने आपको समझा दिया, मोनो मतलब एक, आर की मतलब रूल। जब एक ही आदमी का रूल होता है, एक राजा का, उसको बोलते हैं मोनार्की। सेंचुरी यानी पनाह, इसको आप रेफ्यूज या शेल्टर भी बोल सकते हैं। ट्रेडिशन यानी परंपराएं, कन्वेंशंस यानी रूढ़ियाँ। दैट आया है कन्वेंशंस और ट्रेडिशंस के लिए, वर्ब है डोंट गेट स्वेड। स्वे होना यानी प्रभावित होना, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया, गेट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी पैसिव बनता है। लेटेस्ट फैड इन टाउन का मतलब है नया सा ट्रेंड, नया सा रुझान जिसके पीछे सब पड़े हैं। कह रहा है जी फॉर द कंजर्वेटिव दिस इज ए कंफर्ट जोन। कंजर्वेटिव आदमी के लिए, दकियानूसी आदमी के लिए, राइट विंग आदमी के लिए, दक्षिणपंथी के लिए ये कंफर्ट जोन का काम करते हैं रिलीजन्स। अच्छा, दूसरे के लिए क्या करते हैं भाई? वामपंथी के लिए। कह रहा है फॉर द मोर लेसिस फेयर माइंडेड इवन रिलीजन्स आर सिचुएटेड इन द लार्जर सोशल कॉन्टेक्स्ट दैट डज नॉट रिमेन स्टैटिक। कह रहे लेकिन अगर लेसिस फेयर माइंडेड आदमी की बात करें, देखिए लेसिस फेयर एक फ्रेज है अंग्रेजी में, अंग्रेजी तो नहीं है, ग्रीक या लैटिन या मतलब किसी और लैंग्वेज का है। इसका मतलब होता है लिबरल, दिमाग से खुला। लेसिस फेयर मार्केट वो मार्केट है जिसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी कमा सकता है, कोई भी अमीर हो सकता है। खुले बाजार, खुला दिमाग है ना। तो लेसिस फेयर माइंडेड आदमी हो गया लिबरल आदमी। कह रहा है लेकिन ज़्यादा लिबरल आदमी के लिए, वामपंथी के लिए, कह रहा है यहाँ तक कि रिलीजन जो है वो सिचुएटेड होते हैं, वो लोकेटेड होते हैं, स्थित होते हैं उस लार्जर सोशल कॉन्टेक्स्ट में, उस बड़े सामाजिक परिवेश में जो कि स्टैटिक नहीं रहता है, जो फिक्स्ड या अनचेंज्ड नहीं रहता है। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड। तो कंजर्वेटिव के लिए तो रिलीजन पत्थर की लकीर है, मेरी किताब में लिखा हुआ है ना, मेरी इस जो है फलाने गुरु ने बताया है, तो उसका तो दिमाग वैसा ही हो गया, कंफर्ट जोन मिलता है उसको रिलीजन में। लेकिन अगर खुले दिमाग का आदमी है, उसके लिए रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो स्टैटिक नहीं है, समाज में जो चेंज होता रहेगा, फिक्स नहीं होगा, इनवेरिएबल होगा। चलो समझ में आ गया। लेसिस फेयर याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार इस वर्ड को देखोगे, इतना अजीब सा वर्ड है, देखते ही आपको क्लिक कर जाएगा। ठीक है, खुले दिमाग वाला लेसिस फेयर माइंडेड। लेसिस फेयर मार्केट वो होगी जिसमें फुल कंपटीशन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। लेसिस फेयर सोसाइटी वो सोसाइटी होगी जिसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि शादी करना ही करना है, लिव इन में भी रह सकते हो, अपनी इच्छा है जैसे रहना चाहो। रिलीजन्स की वर्ब है आर, सिचुएटेड का मतलब है स्थित या लोकेटेड। दैट आया कॉन्टेक्स्ट के लिए, दैट की वर्ब है डज नॉट रिमेन। कह रहे जी ऑन मंडे वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस द कैथोलिक चर्च ऑफिशियली टुक अ स्टेप दैट सेंट आउट अ मैसेज दैट द डीपली ट्रेडिशनल इज टू बी वैल्यूड। कह रहे सोमवार को क्या हुआ, दुनिया के सबसे बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, उनमें से एक संस्था ने, जिसका नाम क्या है? कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च। कह रहे जो इटली बेस्ड चर्च है, रोम बेस्ड चर्च है, इसने ऑफिशियली एक स्टेप लिया, आधिकारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे एक कदम उठाया, जिसने सेंड आउट किया एक मैसेज, जिसने भेजा एक संदेश। और संदेश क्या था? कि जो जो डीपली ट्रेडिशनल है, जो परंपरागत तौर पे बहुत ही गहरा रूढ़िवादी जो मटेरियल है ना, आपके वैल्यूज़, आपकी परंपराएं, आपकी कन्वेंशंस, उनको वैल्यू किया जाना चाहिए, उनकी उनकी कीमत लगाना ज़रूरी है ना, उनको तवज्जो देना ज़रूरी है।
कह रहा है और एंड येट टू कोट गैलीलियो इट मूव्स, और फिर एंड मतलब और, येट मतलब फिर, अगर कोट करें गैलीलियो को, अगर गैलीलियो की ज़ुबान में बात करें तो ये मैसेज था कि इट मूव्स। इट मूव्स मैंने आपको बताया था, गैलीलियो का वो मैसेज था जिसने सारे ट्रेडिशनलिस्ट आइडियाज़ को तोड़ करके रख दिया। गैलीलियो ने बोला सब ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, धरती जो है चक्कर लगा रही है, धरती मूव कर रही है, ये यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, ये अपनी जगह पे खड़ी नहीं है। समझ पाए? तो कह रहा है जी चर्च ने भी यही बोला, डीपली ट्रेडिशनल को तो वैल्यू करेंगे, लेकिन बावजूद उसके हमें नए समाज को, नए वक्त को अपनाना जरूरी है। अगर गैलीलियो की जुबान में बोलें तो चर्च ने बोल दिया इट मूव्स। मुझे तो शायद, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझा पा रहा हूँ आपको, शायद किसी बच्चे को ना आ रहा हो। गैलीलियो से कंपेयर करके देखो इस चीज़ को। गैलीलियो ने रिस्पेक्टफुली बोला था कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये साइंटिफिक ट्रुथ है। तो वैसे ही इन्होंने भी ऐसी कुछ बात कर दी कि इन्होंने एक साइंटिफिक ट्रुथ को अपनाने की कोशिश की। चलिए, रोमन कैथोलिक चर्च के लिए वन आया, इसकी वर्ब है टुक, टेक अ स्टेप यानी कदम उठाना, स्टेप के लिए आया दैट की वर्ब है सेंड। सेंड आउट अ मैसेज यानी एक संदेश को, एक पैगाम को सब तक पहुंचाना। द डीपली ट्रेडिशनल कॉमन प्लूरल नाउन है, ट्रेडिशनल एक एडजेक्टिव है, डीपली एक एडवर्ब है, द एक आर्टिकल है। आर्टिकल जब भी एडजेक्टिव के आगे आ जाए और उसके आगे कोई नाउन ना रखा हो तो वो एडजेक्टिव ही नाउन बन जाता है और कॉमन प्लूरल नाउन कहलाता है। तो द ट्रेडिशनल का मतलब है जी सारी की सारी ट्रेडिशनल चीज़ें, सारे के सारे परंपरागत मूल्य, है ना, इनकी वर्ब है। चलिए, कह रहा है पोप फ्रांसिस फॉर्मली अप्रूव्ड लेटिंग कैथोलिक प्रीस्ट ब्लेस सेम सेक्स कपल्स, मेकिंग कैथोलिसिज्म मोर इंक्लूसिव इवन एज इट कंटिन्यूज टू बैन गे मैरिज। कह रहा है पोप फ्रांसिस ने औपचारिक तौर पे फॉर्मली अप्रूव कर दिया इस चीज़ को कि आप वो लेट कर सकेंगे कैथोलिक प्रीस्ट को। लेट का मतलब होता है जो है परमिट करना, अप्रूव करना, इजाज़त देना, कि वो इजाज़त देंगे कि कैथोलिक प्रीस्ट जो हैं, चर्च में बैठे जो पादरी हैं, वो ब्लेस कर सकते हैं, वो आशीर्वाद दे सकते हैं, ब्लेसिंग दे सकते हैं गे और लेस्बियन कपल्स को। और ये सारा काम इन्होंने किया बनाते हुए कैथोलिसिज्म को, रोमन कैथोलिक चर्च के रिलीजन को और ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा सबको अपने दायरे में लेने वाला, इंक्लूड करने वाला। इंक्लूसिव मतलब जो सबको अपने दायरे में लेता हो। कह रहा है कि यहाँ तक कि जब आज भी चर्च जारी है बैन करना गे मैरिज को, तो चर्च में जाकर के लड़का लड़का और लड़की लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते, ये आज भी बैंड है। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या उठाया इन्होंने, तुम शादी ब्याह कहीं और से करके आ जाओ, चर्च में आकर के तुम्हें आशीर्वाद मिल जाएगा। समझ पाए इस बात को? तो ये फर्स्ट स्टेप इन्होंने ग्रेजुअल अप्रोच अपनाते हुए पोप फ्रांसिस ने सोमवार को उठाया। पोप फ्रांसिस की वर्ब है अप्रूव्ड, इंक्लूसिव जो सबको अपने दायरे में इंक्लूड करता हो। इट की वर्ब है कंटिन्यूस। इट आया है कैथोलिसिज्म के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, और क्रिश्चियनिटी का कैथोलिसिज्म वाला सेक्ट। क्रिश्चियंस कई तरह के होते हैं जितना मुझे मालूम है, कैथोलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, फिर यूएस में फ्री मेसन्स मिलेंगे आपको, है ना, उनका अलग ही सिस्टम चल रहा है इल्यूमिनाटी का। अपने हिंदू में भी तो कई तरह के हैं ना, शैव हैं, वैष्णव हैं। तो वैसे जो क्रिश्चियन जो मेजॉरिटी वाले हैं, कैथोलिक क्रिश्चियंस जो रोम में वेटिकन में जाते हैं, उस चर्च के अंदर अब आपको जो है गे कपल्स को भी, मतलब समझ गए ना, ब्लेसिंग मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। 3 वर्ब्स अंग्रेजी में, अलाउ, परमिट और लेट। तीनों का मतलब होता है किसी को किसी काम करने की परमिशन देना। लेकिन अलाउ और परमिट, जिस काम की परमिशन देंगे वो लिखा जाएगा टू इन्फिनेटिव में, और लेट जिस काम से परमिशन देगा, लेट वर्ब, उस काम को लिखा जाएगा वर्ब की बेस फॉर्म में। एन एंग्री मॉब ऑफ विलेजर्स डिड नॉट अलाउ या परमिट द एक्टर टू एंटर द विलेज। एक गुस्सैल भीड़ ने गांव वालों की अलाउ या परमिट नहीं किया इस अभिनेता को गांव में घुसने के लिए। ऐसा समझ लो सलमान खान को जोधपुर में घुसने नहीं दिया किसी गांव में। अलाउ नहीं किया, परमिट नहीं किया, किस काम के लिए भाई? एंटर करने के लिए। जो काम लिखा गया है टू इन्फिनेटिव में लिखा गया है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं अलाउ या परमिट की जगह लेट से लिखना चाहूँ, डिड नॉट लेट द मिनिस्टर या एक्टर लिखना है, डिड नॉट लेट द एक्टर, तो यहाँ पे टू एंटर गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा बेस फॉर्म एंटर, है ना। टू को निकाल दो और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या एस के बिना वो बेस फॉर्म होती है, उसको लिख दो। तो ये है जी आपका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। तीनों वर्ब्स में फ़र्क क्या है? कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। लेट थोड़ी फॉर्मल है, परमिट थोड़ी सी कम फॉर्मल है, और अलाउ जो है ये बोलने में ज़्यादा आता है, लिखने में कम आता है। चलो अब इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट आपको समझा दें।
लेट वर्ब पैसिव में यूज़ नहीं की जा सकती। इसकी V1 V2 V3 सेम होती है, लेट 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 V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, लेकिन इसकी बी फैमिली की वर्ब प्लस में V3 की स्ट्रक्चर कोई अंग्रेजी में यूज़ नहीं होती। तो मान लीजिए अगर इसी सेंटेंस को मुझे पैसिव में लिखना हो तो ही वॉज नॉट अलाउड या परमिटेड टू एंटर द विलेज, ये सही है। ही वॉज नॉट अलाउड या ही वॉज नॉट परमिटेड। लेकिन अगर इसको लेट से लिखना हो, ही वॉज नॉट लेट टू एंटर द विलेज, गलत हो जाएगा। टू निकाल दो तब भी गलत है, लेट एंटर द विलेज ये भी गलत है। इसलिए ये देख रहे हो आप भाई, टू लग नहीं सकता और लेट एंटर बिल्कुल सही बैठ नहीं रहा, इसलिए लेट वर्ब को पैसिव में यूज़ नहीं किया जाता। तो जब भी लेट का पैसिव बनाना हो आप इसको अलाउड या परमिटेड में चेंज करें और टू इन्फिनेटिव के साथ में यूज़ करें। यहाँ लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल। बस कहानी खत्म, इतना ही कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, आज के क्विज में आपसे पूछा हुआ है, आई होप कि किसी का भी गलत ना हो। कभी कभी तो इतने शानदार तरीके से, साफ तरीके से कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद भी बच्चे जो है आंसर में गलत लिख देते हैं क्विज में। ऑनलाइन क्लास का यही है ना, कान तो मरोड़ नहीं सकते आप किसी का। नेक्स्ट पे आओ। कह रहा है जी, रिफॉर्म इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कंडक्टेड फ्रॉम विद इन द फोल्ड। सुधार जो है सबसे ज़्यादा असरदार होते हैं, इफेक्टिव होते हैं जब उनको कंडक्ट कराया जाता है विद इन द फोल्ड से। फोल्ड का मतलब होता है, देखो आप कोई चादर वादर लो, शॉल वॉल लो, उसमें कुछ सामान डालो और फिर उस चादर को बंद कर दो तो वो बन जाता है फोल्ड। गठरी बन जाती है ना, गठरी, गठरी को बोलते हैं फोल्ड। विद इन द फोल्ड का मतलब है गठरी में से ही, यानी जिस रिलीजन के लोग हैं उनकी गठरी के अंदर से ही, उन लोगों के अंदर से ही अगर कुछ रिफॉर्म आए, समझ पाए मेरी बात को, तो वो इफेक्टिव होगा। बाहर वाला कितना भी बोल ले तुम्हारे रिलीजन में ये है, तुम्हारे रिलीजन में वो है, कुछ नहीं होगा। अंदर वाले लोगों को साफ करना पड़ता है, समझ गए। विद इन द फोल्ड यानी अंदर के लोग है ना, अंदर वाले लोग। कह रहा है अदरवाइज इट बिकम्स इन मोस्ट केसेस प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड। कह रहा है नहीं तो ये बन जाता है ज़्यादातर केसेस में प्रीच करना कन्वर्टेड को। अब देखो, प्रीच यानी किसी को शिक्षा देना, ज्ञान देना। कन्वर्टेड का मतलब होता है जो कन्वर्ट हो चुका है। देखिए, अगर आप कन्वर्टेड को, जो आपके रिलीजन में कन्वर्ट हो चुका है, उसी को ज्ञान पेल रहे हो, तो वो आदमी तो आपकी बात पहले ही समझता है। मैं अगर हिंदू हूँ, हिंदू कोई बड़ा लीडर हूँ है ना, हिंदू कोई गुरु हूँ, धर्म गुरु हूँ, और मैं अपने सभी लोगों को बोलूँ कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारे वेदों में ये लिखा है, तो वो तो ये बात पहले ही समझते हैं ना। तो ज्ञान देने से, पेलने से क्या होगा उनको, मतलब जो बात उनको पता है उन बात को बार बार दोहराने से कुछ नहीं होगा। इन बातों से वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इन बातों पे ऑलरेडी वो कन्विंस्ड है। आपको अंदर से ही कुछ रिफॉर्म लेकर के आना है, कुछ करके दिखाना है। बातें मत करो, प्रीच मत करो कन्वर्टेड लोगों के सामने, जो लोग आपसे ऑलरेडी आपकी बात मानते हैं सारी की सारी। आप उनको जो मर्जी बोल लो, वो हाँ 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 करते रहेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी में फ्रेज है प्रीच टू द कन्वर्टेड। इसको प्रीच टू द कोयर भी बोलते हैं। कोयर होता है क्रिश्चियन ग्रुप जो कि चर्च में हर संडे को गाना गाता है, तो उसमें बहुत रिलीजियस लोग होंगे। अगर पादरी साहब उन्हीं को बिठा करके सब कुछ बताएं तो वो लोग तो पहले से ही जीसस में बिलीव करते हैं, पहले से ही बाइबल पढ़ते आए हैं, उनको क्या समझाना है, क्या सिखाना है। चलिए, मीनिंग समझ गए होंगे। प्रीच टू द कोयर, प्रीच टू द कन्वर्टेड, ऐसे आदमी को समझाना जो ऑलरेडी समझा हुआ है। कह रहा द पोप्स लेटेस्ट डॉक्यूमेंट इलेबरेट्स ऑन ए लेटर ही हैड सेंट टू 2 कंजर्वेटिव कार्डिनल्स इन अक्टूबर। पोप का जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है वो और डिटेल में बताता है एक लेटर के बारे में, इलेबरेट करता है एक खत के बारे में जो वो भेज चुके थे 2 बड़े ही कंजर्वेटिव, बड़े ही दकियानूसी कार्डिनल्स को। कार्डिनल कौन होते हैं? किसी एरिया का बिशप। मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ का या किसी, लखनऊ शायद वेस्ट यूपी में या सेंट्रल यूपी में है, तो सेंट्रल यूपी में जो कार्डिनल साहब हैं, बिशप साहब हैं, उनको बोलेंगे कार्डिनल। तो 2 बड़े ही दकियानूसी बिशप लोगों को उन्होंने लेटर भेजे थे, पहले भेजे थे। और कब भेजे थे? इन अक्टूबर। कह रहा उनमें क्या था? वेयर ही हैड सजेस्टेड एक्सपेंडिंग द रेमिट एंड डेफिनेशन ऑफ ए कपल। जहाँ पे उन्होंने पोप लोगों को ये समझाया था, बिशप लोगों को सजेस्ट किया था कि आप रेमिट को एक्सपेंड कर दें, आप दायरे को, स्कोप को, रेमिट को बड़ा बना दें, और किसको? डेफिनेशन को भी, एक कपल की। कपल लड़का लड़की होने की ज़रूरत नहीं है, 2 लड़के या 2 लड़कियां भी हो सकती हैं ना, तो ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया था बिशप लोगों को। कह रहा है टिल नाउ कन्फाइंड टू द मैन वुमेन बाइनरी। जो अभी तक कन्फाइंड है, सीमित है, ये वही डेफिनेशन है जो कन्फाइंड है आदमी और औरत के बाइनरी में। बाइनरी मतलब जिसके 2 आस्पेक्ट हों, सिक्का एक बाइनरी होता है ना। तो आदमी औरत की बाइनरी में अभी तक कन्फाइंड है कपल की डेफिनेशन। तो इसी लेटर के बारे में इन्होंने सोमवार को बताया कि मैंने सभी बिशप को समझाया है, कोई माना नहीं, लेकिन आज से मेरा फैसला है कि कपल्स को हम डेफिनेशन को बढ़ाते हैं।
डॉक्यूमेंट की वर्ब है इलेबरेट, इलेबरेट करना, किसी चीज़ के बारे में डिटेल में बताना। इसके बाद में ऑन जो है वो ऑप्शनल होता है, चाहे तो रखें चाहे निकाल दें। ही की वर्ब है हैड सेंट, पास्ट परफेक्ट में लिखा गया क्योंकि ये सेंट पहले ही कर चुके थे अक्टूबर के महीने में। कार्डिनल मैंने आपको बता दिया, बिशप को बोलते हैं। ही की वर्ब है हैड सजेस्टेड, बिशप कोई और नहीं है, किसी एरिया का पोप है ना, पादरी है। रेमिट का मतलब है दायरा। कह रहा है जी नॉट एवरी कैथोलिक विल बी हैप्पी, इट विल बी सीन एज बीइंग टू मच। कह रहा है हर कैथोलिक जो है, नॉट एवरी मतलब हर एक नहीं, कुछ एक तो होंगे लेकिन हर एक नहीं होगा कैथोलिक हैप्पी। हर एक क्रिश्चियन जो है चर्च में जाने वाला इस बात से पॉप की खुश नहीं होगा। और क्यों, ये देखा जाएगा पैसिव वॉइस में पॉप का जो मैसेज है और कैसा होता हुआ बहुत ज़्यादा या टू मच। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्रिश्चियंस की ये क्या कह रहे हैं पॉप साहब, अब गे को भी हम कपल माने, है ना, सब तो नहीं खुश होंगे। कह रहा है एंड नॉट एवरी लिबरल विल बी हैप्पी, इट विल बी सीन एज बीइंग टू लिटिल। और हर लिबरल भी हैप्पी नहीं होगा, खुले दिमाग वाला आदमी भी हैप्पी नहीं होगा, क्योंकि तब ये देखा जाएगा बहुत कम। लिबरल ये बोलेंगे कि ब्लेसिंग से क्या होता है, शादी भी करवाओ इनकी। तो इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया है, हर आदमी को थोड़ा थोड़ा नाराज थोड़ा थोड़ा गुस्सा करके छोड़ दिया। कैथोलिक की वर्ब है विल बी, इट की वर्ब है विल बी सीन, लिबरल की अगेन विल बी और इट की वर्ब है विल बी सीन। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, टू लिटिल मतलब बहुत कम। कह रहा है बट सच इज़ द नेचर ऑफ द बीस्ट दैट इज़ ग्रेजुअलिज्म। कह रहा है लेकिन ऐसा ही है नेचर, स्वभाव इस बीस्ट का, इस प्राणी का, इस क्रीचर का, जिसका नाम है ग्रेजुअलिज्म। कह रहा है इसी को तो ग्रेजुअलिज्म बोलते हैं, सबको थोड़ा नाराज, सबको थोड़ा गुस्सा, सबको थोड़ा परेशान और सबको थोड़ा थोड़ा खुश, है ना, झगड़ा ना हो। और ये ग्रेजुअलिज्म क्या है जी, कॉमा लगा के बता रहा है, द कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम्स ऑफ फेथ वर्शिप एंड आइडियोलॉजी इंक्लूडेड। ये ग्रेजुअलिज्म जो है कॉर्नर स्टोन है, आधार है, मेन स्टे है, फाउंडेशन है सभी लिविंग सिस्टम्स की, चाहे वो फेथ हो, यकीन हो, वर्शिप हो, पूजा हो, या जिसमें आइडियोलॉजी या विचारधारा भी शामिल है। समझ गए, तो हर विचारधारा फेथ वगैरह जो है ग्रेजुअलिज्म पे चलते हैं, चीज़ों को अचानक से बदलना मुश्किल होता है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेना, नेचर की वर्ब है इस, बीस्ट का मतलब होता है प्राणी या क्रीचर, दैट की वर्ब है इस। ग्रेजुअलिज्म आपने देख लिया, स्टेप बाय स्टेप मैनर में बदलाव लाना, कॉर्नर स्टोन, मेन स्टे, लिंच पिन, फाउंडेशन या किसी चीज़ का आधार। बढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ पे, छोटा सा ही है ना ये। कह रहा है जी रिलीजन्स आर पावरफुल इन्फ्लुएंसर्स। कह रहा है जो रिलीजन्स हैं, जो धर्म हैं, बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंसर हैं, अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव डालने वाले फैक्टर्स हैं। रिलीजियस लीडर्स लाइक पॉपुलर वंस इन द सेकुलर अरेना कैन सेट द एजेंडा, स्क्रिप्ट रिफॉर्म्स, टिल्ट द स्केल्स दैट आउटसाइडर्स कैन ओनली पॉन्टिफिकेट ऑन। कह रहे बड़े धर्मगुरु जो हैं, जो कि पॉपुलर वन है सेकुलर अरेना में, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, अरेना मतलब फील्ड, जो सेकुलर टाइप के धर्मगुरु हैं। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको जग्गी वासुदेव का या ओशो का। जग्गी वासुदेव यानी सदगुरु, है ना, ओशो आप जानते हैं, रजनीश ओशो। तो हिंदुइज्म में दो ये सेकुलर आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म से जुड़े भी नहीं हुए, इनके मुस्लिम फॉलोअर्स भी बहुत थे। तो कह रहा है ऐसे जो रिलीजन लीडर्स हैं बड़े बड़े, वो एजेंडा को सेट कर सकते हैं, रिफॉर्म्स की कहानी को स्क्रिप्ट कर सकते हैं और पलड़े को झुका सकते हैं, टिल्ड कर सकते हैं स्केल्स को, जिसको जो बाहर के लोग हैं सिर्फ पॉन्टिफिकेट ही कर सकते हैं। पॉन्टिफिकेट करना जी, बड़ी बड़ी बातें करना, धर्म आडंबर की, ये होना चाहिए, ये बदलाव आना चाहिए। बाहर वाले तो बाहर वाली बातें करेंगे, अंदर वाला आदमी जो है ना, रिलीजियस लीडर, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो बदलाव ला सकता है ना, अपने एजेंडा के हिसाब से कुछ नया रिफॉर्म जो है लाने की कोशिश कर सकता है। बाहर वाले की बात को कोई नहीं सुनेगा। लीडर्स की 3 वर्ब्स हैं, पहली है कैन सेट, दूसरी है कैन स्क्रिप्ट, तीसरी है कैन टिल्ट। टिल्ट द स्केल्स का मतलब होता है पलड़े को झुकाना। अभी पलड़ा ऐसे बना हुआ है, आपने कल को इस वाली जो है रूढ़ी को कम कर दिया, हल्का कर दिया, और इस वाली को थोड़ा सा आपने और मजबूत कर दिया, तो ये पलड़ा जो है ऐसे की बजाय ऐसे हो जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो ना चीज़ों को। टिल्ट द स्केल्स एक जो है अंग्रेजी में फ्रेज है। आउटसाइडर्स की वर्ब है कैन ओनली पॉन्टिफिकेट, पॉन्टिफिकेट करना, बड़े बड़े लेक्चर देना जो कोई सुनने को तैयार नहीं है। कह रहा है जी रिफॉर्म्स इन से हिंदुइज्म लाइक अबॉलिशन ऑफ सती एंड विडो रिमैरिज वर सोशल एडजस्टमेंट्स। रिफॉर्म्स तो थे जो थे हिंदुइज्म में, देखें से का मतलब है फॉर एग्जाम्पल। कह रहा है अगर सुधार देखें एग्जाम्पल के लिए हिंदुइज्म में, जैसे कि अबोलिशन करना यानी ख़त्म करना सती प्रथा को, और विडो रिमैरिज को लेकर के आना, विधवा विवाह को फिर से करवाना। पहले हमारे यहाँ नहीं होता होगा ना विधवा विवाह, अब तो हो जाता है बड़ा इजली। कह रहा है ये सोशल एडजस्टमेंट्स थे, ये सामाजिक एडजस्टमेंट्स थे।
दैट टुक प्लेस फ्रॉम विद इन, जो कि हुए अंदर से ही। हिंदूज ने ही ये सारे एडजस्टमेंट्स किए हैं, किसी बाहर वाले ने हमसे ज़बरदस्ती नहीं करवाए हैं। बात समझ पाए? दीज वर रिफॉर्म्स वर सोशल एडजस्टमेंट्स। चलिए, एडजस्टमेंट्स के लिए दैट आया, दैट की वर्ब टुक प्लेस, टेक प्लेस करना, किसी चीज़ का, घटना का घटित होना। अबॉलिशन यानी किसी चीज़ का बंद हो जाना। कह रहा है एट दैट टाइम दे मस्ट हैव बीन सीन एज बीइंग स्कैंडसली वॉक बाय मैनी विद इन द फोल्ड। कह रहा है उन दिनों में, एट दैट टाइम में, जब इनको बंद करवाया था इन चीज़ों को, कह रहा है जी इनको मस्ट हैव बीन सीन। देखिए, मे का मतलब है हो सकता है, हैव बीन सीन लगाया गया पैसिव वॉइस में, देखे गए होंगे, हैव बीन सीन। कह रहा है जी उस वक्त ये देखे गए होंगे, आज से 200 साल पहले, ये सारे सुधार। और कैसे कि ये होते हुए हैं बीइंग बहुत ज़्यादा वॉक, बहुत ज़्यादा नए ज़माने के मॉडर्न। वॉक क्या होता है? जिसमें अवेयरनेस खूब हो, कुछ मॉडर्निटी हो। स्कैंडलसली का मतलब होता है स्कैंडल से भरा हुआ, कंट्रोवर्सी से भरा हुआ। कह रहा है जी उस वक्त इन सुधारों को भी देखा गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न हैं, बहुत स्कैंडलस हैं, बहुत लोगों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा विद इन द फोल्ड। विद इन द फोल्ड मतलब जो हिंदुइज्म के लोग थे, उन्हीं ने इनको बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझा होगा, ज़रूर से ज़्यादा इनको मॉडर्न समझा होगा। दे की वर्ब है मे हैव बीन सीन। वोक यानी मॉडर्न, अवेयर, जिसमें बहुत ज़्यादा नवीनता हो, है ना, नोवेल्टी हो। कह रहा है जी टुडे दोज ट्रेडिशंस आर द वंस कंसिडर टू बी स्कैंडलस। कह रहा है आज यही ट्रेडिशंस वो हैं जिनको स्कैंडलस कंसीडर किया जाता है, जिनको कंट्रोवर्शियल समझा जाता है। कि किसी औरत का सती बना रहे हो आप, या किसी विधवा को शादी करने से रोक रहे हो, यही अपने आप में स्कैंडल है हिंदुइज्म में। तो आज हम इतना आगे आ चुके हैं, ये गलत चीज़ें हमें आज सही में गलत लगती हैं। ठीक है, ट्रेडिशंस की वो है आर। कह रहा है जी कैथोलिसिज्म सैंक्टिफाइंग सेम सेक्स रिलेशनशिप्स टू विल वन डे बी सीन एज पार्ट ऑफ कैथोलिक ट्रेडिशन। कह रहा है जी कैथोलिसिज्म जो है, जो सैंक्टिफाई कर रहा है, अप्रूव कर रहा है सेम सेक्स की रिलेशनशिप्स को, वो भी एक दिन देखा जाएगा, विल वन डे बी सीन, एक हिस्सा रोमन कैथोलिक चर्च के ट्रेडिशन का। तो आज तो इन्होंने कंट्रोवर्सी की है, 10 साल बाद ये कंट्रोवर्सी जो है बड़ी आम चीज़ लगेगी, लोगों को लगेगा ये तो होना ही चाहिए था। ठीक है ना, धीरे धीरे होता है। कैथोलिसिज्म की वर्ब है विल बी सीन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। सैंक्टिफाई करना, किसी चीज़ को सैंक्शन करना, अप्रूव करना। कह रहा है जी अदर फेथ्स नॉट नेसेसरली ओनली रिलीजियस वंस आर फ्री टू गेट सिमिलर कंजर्वेटिवली रेडिकल आइडियाज़। कह रहा है दूसरे रिलीजन्स भी, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ रिलीजन्स ही हों, दूसरे सेक्ट्स भी हो सकते हैं, सोसाइटीज़ भी हो सकती हैं, देश भी हो सकते हैं। रिलीजन के बाहर जो दूसरे फेथ भी हैं, वो भी फ्री हैं, आज़ाद हैं कि वो इसी प्रकार के कंजर्वेटिवली रेडिकल आइडियाज़ को लेकर के आएँ। रेडिकल यानी एक्सट्रीम, कंजर्वेटिवली मतलब बहुत कंजर्वेटिव मैनर में। एक्सट्रीम तो है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है। ट्रेडिशनल है लेकिन फिर भी प्रोग्रेसिव है। कन्वेंशनल है लेकिन फिर भी रेवोल्यूशनरी है। यानी धर्म के दायरे में, अपने समाज के दायरे में रहते हुए किसी बदलाव को लाना, तो वो होता है कंजर्वेटिव रेडिकल आइडिया। तो दूसरे रिलीजन भी ऐसे धीमे धीमे छोटे छोटे स्टेप जो है, बेबी स्टेप्स, इस दिशा में ले सकते हैं। फेज की वर्ब है। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को यहीं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे आर्टिकल्स। एक कॉन्सेप्ट जो आपको 3-4 दिन पहले करवाया था, आज फिर से आया, नॉट एवरी, नॉट ऑल, नॉट ईच। याद है ना कॉन्सेप्ट? भाई जब भी एवरी, ईच और ऑल के साथ में नॉट लग जाए तो ध्यान देना है, वो नॉट हो सकता है गलत हो, और मोस्ट प्रोबेबली वो होगा ही गलत। क्यों गलत होगा? एवरी कंट्री इन यूरोप इज़ नॉट रिच एंड डेवलप्ड। हर कंट्री जो है यूरोप में रिच और डेवलप्ड नहीं है, अमीर और विकसित नहीं है। सही बात है ना? यूरोप में कोई ऐसी कंट्री भी तो होगी जो गरीब है, मेरे को याद नहीं आ रही, देख लेना, होगी, है ना, काफ़ी होंगी, एक नहीं काफ़ी होंगी। तो काफ़ी कंट्रीज हैं। अब यूक्रेन ही देख लो आप, कहाँ डेवलप्ड है, अब तो बहुत बुरी हालत है उसकी, यूरोप में आता है। तो हर कंट्री रिच और डेवलप्ड नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग ये निकला कि हर एक कंट्री रिच और डेवलप्ड नहीं है, ऐसा थोड़े ना है। जर्मनी को देखो, फ्रांस को देखो, यूके को देखो। तो हम यहाँ पे हर एक कंट्री को डेवलप्ड बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या रिच बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हर एक नहीं है, कुछ एक तो हैं। तो ये एवरी के साथ में नॉट लगाया ना, इसकी वजह से होगी कन्फ्यूजन। तो इलाज क्या है इसका? आप यहाँ लिखें नॉट एवरी। ठीक है, यहाँ लिखे नॉट एवरी। नॉट एवरी का मतलब है जी सब की सब नहीं है, कुछ एक तो है। वैसे ही ऑल डॉक्टर्स आर नॉट गुड एट ट्रीटिंग देयर पेशेंट्स विद केयर। सभी गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो हैं इतने अच्छे नहीं होते हैं, इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं अपने पेशेंट्स को केयर के साथ ट्रीट करने में, है ना। सब डॉक्टर तो अच्छे नहीं होते हैं ना, लेकिन मीनिंग ये निकला कि कोई भी डॉक्टर अच्छा नहीं होता, और ये गलत मीनिंग है।
हम कह रहे हैं जी सब के सब नहीं होते, कुछ एक तो होते ही हैं। तो ये जो बीच का नोट लगाया है ऑल के साथ में, इसको शुरू में आपको डालना है। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ऑल, एवरी और ईच के बाद वाले क्लोज में कहीं बीच में नोट आ रहा होगा। उस नोट को निकालें और शुरू में रख दें इनसे पहले। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा हुआ है, नॉट एवरी कैथोलिक, नॉट एवरी लिबरल। सबके सब कैथोलिक और सबके सब लिबरल हैप्पी नहीं होने वाले, लेकिन कुछ एक तो होंगे। ठीक है, तो ये आज का क्विज़ है, मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा, क्विज़ में पूछा गया ये कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा होमवर्क भी मैं आपको दे रहा हूँ। एवरी एनजीओ इन्वॉल्व इन सोशल सर्विस डज नॉट हैव सेल्फलेस एजेंडा। हर एनजीओ जो सोशल सर्विस में इन्वॉल्व है उसका एक निस्वार्थ एजेंडा नहीं है। टेक्निकली सेंटेंस गलत है, इसको सही करना है। इसी फॉर्मूला को यूज़ करो और डालना कमेंट्स में। 2-3 बार लिख लो, एक कॉन्सेप्ट को ट्राई कर लो, कोशिश कर लो, जो क्वेश्चंस देता हूँ वो कॉन्सेप्ट आपका परमानेंटली दिमाग में स्टोर हो जाता है। सब बच्चे इसको ट्राई देंगे और सही करके कमेंट्स में डालेंगे। चलिए बढ़े आगे, आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जी, प्राइमरी फोकस इस पूरे आर्टिकल का डिस्कशन का क्या है इन चारों में से? रोमन कैथोलिक चर्च की जो स्टांस है, जो पोजीशन है सेम सेक्स मैरिजेस पे, वो फोकस है। सती प्रथा कैसे बंद हुई भारतीय समाज में, ये फोकस है। कैथोलिक चर्च और लिबरल के बीच में कितना फ्रिक्शन है, कितना झगड़ा है, ये फोकस है। या महत्वपूर्णता या सिग्निफिकेंस क्या है ग्रेजुअलिज्म की समाज में बड़े बड़े बदलाव लाने के लिए कंजर्वेटिव फ्रेमवर्क को ध्यान रखते हुए। चारों में से प्राइमरी फोकस आपसे पूछा है। कहने को तो चारों ही फोकस हो सकते हैं, लेकिन फोकस तो एक ही होगा ना। बाकी तीन चीज़ें जो हैं, आपसे पूछा है इस मूवी का हीरो कौन है, ठीक है ना। तो सपोर्टिंग एक्टर नहीं बताना, हीरो बताना कौन है। तो हीरो वाला देख लो फोकस कहाँ है। मैंने फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना। करो खुद से ट्राई तो दो, पता लगे आपको कितने पानी में हो। सेकेंड में पूछा है जी, कंजर्वेटिव रेडिकल जो आइडिया फ्रेज है उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है इस आर्टिकल में। कंजर्वेटिवली रेडिकल जो वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है आसान शब्दों में। ये कौन सी भूमिका अदा करता है आइडियाज़ को फेथ के अंदर, समझ गए ना, आइडियाज़ कैसे प्ले करेंगे। तो इसका मीनिंग आपसे पूछा है। रेडिकल का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, कंजर्वेटिवली मतलब होता है दकियानुसी तरीके से या उदारवादी तरीके से। ठीक है, तो चारों में से एक मीनिंग निकलेगा, बता देता हूँ मैं आपको मीनिंग चारों के। ये सजेस्ट करता है एक कॉन्ट्रडिक्शन को कंजर्वेटिज्म और रेडिकलिज्म के बीच में, झगड़े को बताता है इन दोनों चीज़ों के बीच में। इस वर्ड का मतलब है रेडिकल आइडियाज़ को एम्ब्रेस किया जा सकता है कंजर्वेटिव फ्रेमवर्क में। इस फ्रेज़ का मतलब ये है कि ये रिलक्टेंस को बताता है, ये झिझक को बताता है किसी भी नए चेंज को एक्सेप्ट करने की, या फिर ये सिग्निफाई या करता है, पॉइंट आउट करता है कंजर्वेटिव वैल्यूज़ के रिजेक्शन को रेडिकल जो है वैल्यूज़ के फेवर में। मतलब रेडिकल जहाँ पे आइडिया आ गया वहाँ पे कंजर्वेटिव को छोड़ देंगे, ये इस चीज़ को सिग्निफाई करता है। थोड़ा सा मैंने मेंस लेवल का बनाया है, थोड़ी कोशिश करो भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है, हिंदी में बताने के बाद गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया, चेक कर लेना। गलत हो भी गया तो कोई बात नहीं, कितनी बार गलत करोगे। 100 एडिटोरियल जो बच्चा कर लेगा, 150 क्वेश्चन सोल्व कर लेगा, उसका तो सारा सिस्टम सेट हो जाता है ना। कॉलम्स मैच कर लेना, लिंच पिन, सेंक्टिफाई, इलेबोरेट और फैड, चारों वर्ड आपको आते हैं। प्रीच टू द एथिस्ट, कोयर या वॉक, सही कोलोकेशन फ्रेज क्या है जी। कन्फाइंड के साथ में टू लगाऊं, विद इन लगाऊं या इनटू लगाऊं। और टिल्ट क्या कर सकते हो, टिल्ट द स्केल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होती है या फेथ होता है। तो कोलोकेशनल फ्रेज हैं सारे के सारे आर्टिकल में करवाए गए। चलिए लास्ट में आपको दो मिलेंगी एरर्स, पहली मिलेगी लेट वर्ड के आसपास, दूसरी मिलेगी इस नॉट वर्ड की वजह से। आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना, कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दिए गए हैं, वहाँ से चेक करो। मैं 2-3 दिनों के हॉलीडे पे हूँ, लेकिन क्लासेस को रेडी करके गया हूँ, आपके बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो जिस शिद्दत मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ उतनी शिद्दत आप भी अपनी पढ़ाई के लिए, काम के लिए दिखाया करो। ठीक है, मुलाकात लेंगे आपसे कल।